वेलकम टू क्लास 11th। एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग आज से। अकाउंट्स आपने एक सब्जेक्ट लिया है, कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है जिसमें आपको अकाउंट्स पढ़ना है। अब उसका सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उसका इंट्रोडक्शन देखें कि अकाउंट होता क्या है। तो हमारा पहला चैप्टर भी यही है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो वैसे तो कोई आपके लिए सिर्फ पढ़ने के हिसाब से हम कहें तो नया सब्जेक्ट है, या लिखने के हिसाब से कहें तो नया सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से इसके बारे में जानते हो। आप बहुत बार बाज़ार गए होंगे, आपने कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, कभी बुक खरीदी होंगी, कभी मोबाइल खरीदा होगा, कभी कपड़े खरीदे होंगे। उस दुकान वाले ने आपको मोबाइल बेचा होगा, कपड़े बेचे होंगे, या जो भी बुक बेची होगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा, फिर आपको बेचा होगा। तो यहाँ पर वो जो भी चीज़ें आपको बेच रहा है तो वो भी कहीं से खरीद के ला रहा है। तो वो जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करता है, दुकान में सामान लाता है फिर बेचता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड भी करता है। और वही हमें सीखना है कि वो सिस्टम क्या होता है, क्या सिस्टमेटिक तरीके से वो रिकॉर्ड करता है। तो कोई भी व्यक्ति जब बिज़नेस शुरू करता है तो उसको बिज़नेस शुरू करने के लिए जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, या वो जो दुकान में फर्नीचर वगैरह ये सब चीज़ें जो है लाता है, दुकान में फर्नीचर लगाता है, सामान खरीदता है, बेचता है। तो ये सब ट्रांजैक्शन हमें एक रिकॉर्ड करने के तरीके सीखना है कि इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसके प्रोसेस में चले तो फर्स्ट प्रोसेस जो है, इसकी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो आइडेंटिफाइंग होती है। आइडेंटिफाइंग का यहाँ पे क्या मतलब होता है, क्या आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएंगे तो ट्रांजैक्शन को भी समझ लें हम कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन से मतलब होता है कि जो भी आपने दुकान शुरू करी है उसमें दुकान जो भी आपका मान लीजिए एक बिजनेस है, और ये जो आपकी दुकान है, इस दुकान के लिए, इस बिजनेस के लिए आपको कुछ सामान खरीदना भी पड़ता है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है जिसको आप बोलेंगे परचेसेस। बेचने के लिए आपको खरीदना भी पड़ेगा। ए से ख़रीदा, बी से ख़रीदा, सी से ख़रीदा। तो ये जो भी आप परचेस कर रहे हो फिर उसको बेचोगे भी, सेल भी करोगे। अब सेल करने में आपने जैसे एक्स को सेल किया, राम को सेल किया, मोहन को सेल किया, तो बेचोगे। तो ये जो आप कर रहे हो ये आपके ट्रांजैक्शंस हैं। जो आप दुकान के लिए सामान खरीद रहे हो फिर उसको बेच रहे हो, तो ये ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। अब इसमें दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। जब हमने सामान खरीदा और सामान बेचा तो कहीं ना कहीं उसमें रुपए वाली बात भी आएगी, मनी वाली बात भी आएगी, इन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपने मोहन को अपनी दुकान में एम्प्लॉई बनाया, उसको दुकान का एम्प्लॉई बना दिया। अब ये दुकान का एम्प्लॉई बना तो वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, वो बात अलग है, जब हम उसको सैलरी देंगे तो फिर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मोहन को एक एम्प्लॉई बना लेना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल नेचर के हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले हमारा काम ये रहेगा आइडेंटिफाई करना, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करके वो फाइनेंशियल नेचर के हो, बिजनेस रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व हो। अब दूसरा, उसके बाद सेकंड प्रोसेस हमारा आता है कि हम उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेज़र करें। अब जो हमने परचेस किया, अब हमने मान लो ए से परचेस किया, बी से परचेस किया, सी से परचेस किया। मान लीजिए ए से हमने एक बैग खरीदा, बी से हमने 2 बैग खरीदे, सी से हमने 3 बैग खरीदे। अब ये केवल नंबर ऑफ बैग्स यदि हम वहाँ पे लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, कुल 6 बैग हो गए, ऐसा नहीं। तो हमें बताना पड़ेगा ए से जो एक बैग खरीदा तो उसका अमाउंट कितना है। मान लीजिए वो 10,000 का है, इससे जो खरीदे वो 15,000 के हैं। तो हमें उन जो भी आपने जो सामान खरीदा है तो कहीं ना कहीं उसको मेज़र करना पड़ेगा मनी की टर्म में। तो पहला काम ये है कि वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उसको मेज़र करेंगे कि वो जो भी आप ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं उसकी मनी कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। मनी की टर्म में हम उसको मेज़र कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जब आपने मनी की टर्म में मेज़र कर लिया कि 50,000 का परचेस किया, 30,000 का परचेस किया, या 1 लाख का परचेस किया, उसके बाद आपकी अगली स्टेप जो होती है वो होती है रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्डिंग, यहाँ से आपकी अकाउंट्स शुरू होती है, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं।
तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको मनी में मेज़र कर लिया, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनमें हमें रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे हमने मान लीजिए कि 1 जनवरी को परचेज़ किया, फिर 2 जनवरी को सेल किया, तो जो हम परचेज़ कर रहे हैं या जो सेल कर रहे हैं वो डेट वाइज हम लिखेंगे। 1 जनवरी को परचेज़ किया तो 1 जनवरी को परचेज़ की एंट्री बना देंगे, 2 जनवरी को सेल किया तो 2 जनवरी को सेल की एंट्री बना देंगे, फिर 5 जनवरी को मान लीजिए फिर परचेज़ किया तो फिर 5 जनवरी को परचेज़ की एंट्री बना देंगे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि परचेज़ जब भी उसको हमने एक साथ लेना है, लाइन से चलते जाएंगे। बार बार हम जो परचेज़ कर रहे हैं, तो बिजनेस में ये जितना बहुत बार परचेज़ होगा, बार बार परचेज़ कर रहे हैं, बार बार सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, फिर परचेज़ किया, फिर सेल करा, फिर परचेज़ करा, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं इसके अलावा भी। तो ये जैसे आप बार बार कर रहे हैं तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते जाएंगे, सेल परचेज़। तो ये रिकॉर्डिंग करेंगे हम। रिकॉर्डिंग के बाद हमारी अगली स्टेप होती है, हम इसको क्लासीफाई करें। अब क्लासीफाई में क्या करेंगे कि हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिख दिए, परचेस के भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए, सेल्स के भी, और भी बहुत सारे, रेंट हुआ, सैलरी हुआ, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, बहुत तरह के खर्चे होते हैं, बहुत तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उनको हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने में क्या करते हैं हम कि जो भी परचेस वाले ट्रांजेक्शन है वो हमें उठा के अलग रखना है, एक अलग बुक बना के अलग पेज पे नोट कर लेना है। इसी तरह से सेल्स वाले जो ट्रांजेक्शन है वो उठा के हमें अलग ले जाना है, सेल्स वाले सब ट्रांजेक्शन उठा लाओ। तो ये क्या हुआ, क्लासीफाई करना। मतलब आपने परचेस वाली चीज़ें उठा करके एक अलग क्लास बना दी, उसकी सेल्स के लिए एक अलग क्लास बना दी। तो ये जो है एक सिस्टम होता है जो रिकॉर्डिंग के बाद हमें क्लासीफाई करना होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हमें मालूम नहीं चल रहा है कितनी बार परचेस करा है, बीच बीच में परचेस कर रहे हैं, बीच बीच में सेल कर रहे हैं। तो हमें ये भी मालूम करना पड़ता है एक टाइम बाद कि परचेस को अलग करना पड़ेगा, सेल्स को अलग करना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा कि परचेस कितना है और सेल कितना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है समराइजिंग करना। जो भी ट्रांजेक्शन आपने अभी तक किए हैं उसको क्लासीफाई भी कर लिया। तो क्लासीफाई कर लिया उसके बाद आपको समरी बनाने के लिए टोटल परचेस कितना हुआ, ये जो परचेस यहाँ आ गया, सेल्स यहाँ आ गया, तो टोटल परचेस निकाल लिया, टोटल सेल्स निकाल लिया। अब हम जो है बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये परचेस का, ये परचेस का, ये परचेस का, हम बोलेंगे पूरे साल में हमने 5 लाख का परचेस किया, पूरे साल में हमने 5 लाख का परचेस किया, या हम बोलेंगे पूरे साल में हमने 7 लाख का सेल किया। तो ये इस तरह से बात करेंगे। फिर हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि पूरी डिटेल दिखाने लगेंगे पूरे साल भर में कितनी बार परचेस किया, कितनी बार सेल किया। अब हम सीधे समरी बना करके बताएंगे। तो ये समरी में हम क्या करेंगे, जब सबकी समरी बना लेते हैं हम कि परचेस इतना हुआ, सेल इतना हुआ, एक्सपेंसेस इतने हुए, रेंट इतना हुआ, सैलरी इतनी हुई, तो उसके बाद जो है हमें ये मालूम भी चल जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ समरी बनाने के बाद, क्योंकि पूरी समरी हमारे पास है, टोटल परचेस मालूम है, टोटल सेल्स मालूम है, टोटल खर्चे मालूम है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस भी निकल जाता है यहाँ पे। और उस प्रॉफिट या लॉस निकलने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया या लॉस जो भी हुआ वो निकाल लिया, तो अगली स्टेप जो होती है हमारी उसको इंटरप्रेट करना या इंटरप्रेटिंग या एनालाइजिंग। तो यहाँ आके फिर हम उस रिज़ल्ट को, उस प्रॉफिट या लॉस को डिस्कस करते हैं कि वो जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो जो क्या आपने सोचा था उतना हुआ, या आप दूसरी किसी फॉर्म से कंपेयर करेंगे कि यार पास वाली दुकान पे तो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और हमारा तो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो हम इंटरप्रेट करते हैं अपने खुद के बिजनेस से, अपने को खुद को भी मालूम है कि हमें कितना होना चाहिए, या हम किसी दूसरे बिजनेस से कंपेयर करके भी अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और ये जब करें हमने तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम होती है कि क्या गलतियाँ करी हमने, खर्चे जो हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिए हमने, या ऐसा नहीं कि हमने सेल हमारा कम हुआ, परचेस ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती रिजल्ट आने के बाद। जैसे आप
किसी भी एग्ज़ाम को देते हो, आपने मान लीजिए कि लास्ट ईयर 10th के एग्ज़ाम दिए, उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद आपके दो चार दोस्त हैं, किसी के 2 नंबर ज़्यादा आ गए, किसी के 10 नंबर कम आ गए, तो आप बोलते हो हाँ मेरा एक सवाल गलत हो गया था, या मैंने ये गलती कर दी थी इसलिए ये नंबर कम, इतने नंबर कम हो गए, या मेरे ज़्यादा नंबर आने के कारण ये है। तो वही चीज़ बिजनेस में भी होता है कि यदि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसका रीज़न ढूंढते हैं कि क्या कारण था, या कम प्रॉफिट हुआ तो उसका रीज़न ढूंढते हैं कि क्यों हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम इंटरप्रेट करते हैं। जैसे अपने रिजल्ट की बात करते हैं वैसे यहाँ पर भी करना पड़ता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट चाहता है, तो वो चाहता है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो क्यों नहीं हुआ, फिर उसका रीज़न, फिर उससे आगे फर्दर उसको क्या डिसीजन लेना है, वो सब चीज़ें यहाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होती है इसकी कम्युनिकेटिंग। टू यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब जब सब इंटरप्रेट कर लिया कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो जो भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बिजनेस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, किसी ने पैसा लगाया, मेन तो जो होता है बिजनेसमैन खुद जो होता है वो बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो ज़्यादा उसको उत्सुकता रहती है कि जो प्रॉफिट हुआ उस पर मैं डिस्कस करूं, या जिन्होंने बैंक वगैरह हुए हैं या किसी से उसने लोन ले रखा है बिजनेसमैन ने, तो वो जो लोन ले रखा है वो लोग भी चाहेंगे कि उसका लोन सुरक्षित है कि नहीं है, तो वो लोग भी उत्सुक होते हैं, वो लोग भी जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम ऐसे सब लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं उनसे कि बिज़नेस के बारे में कि हमारा बिज़नेस इतना प्रॉफिट हुआ, ताकि वो सिक्योर्ड हो जाए। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो वो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं हमारा लोन सुरक्षित है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो भी इसके यूज़र्स हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसको टैक्स मिले, तो गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स मांगेगी तो हम उसको भी बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और उसके हिसाब से हम उसको टैक्स का कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, या टैक्स का कितना पेमेंट बनता है वो हम बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो ये इस तरह से चलता है। पहले आप कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेज़र मनी की टर्म में मेज़र करते हैं, फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड के बाद उसको ऐसे अलग अलग क्लासीफाई कर लो अलग अलग चीज़ों को, फिर उसकी एक समरी बना दो जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस जो भी निकालना है वो निकल जाएगा। उसके बाद इंटरप्रेट करो, एनालिसिस करो कि जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो सही हुआ है, क्या हमने जो सोचा था उतना हुआ या उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ, या हमारी जैसी दूसरी दुकान वालों से केक से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी लोग उस पर बात करना चाहते हैं हम बात कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरी अकाउंटिंग की एक प्रोसेस हो। तो अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा या जो भी समझा, तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं लिखने के, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो उन एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो मालूम चल जाती है भाई। फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब कि हमें किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देने का ज़्यादा है लेने का कम है, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है जितना देने के लिए हमें चाहिए। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम चल जाती कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। कहीं हमारे को जो लेना है वो यदि अच्छा है, काफ़ी लेना है, देना कम है, तो हम संतुष्ट रहेंगे, सिक्योर रहेंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि देने का ज़्यादा हो और हमारे को लेने का कम हो, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं जितना हमें देने के लिए चाहिए, तो एक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हमें ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है। तो सेकंड एडवांटेज इसका हमें होता है रिप्लेसेस मेमोरी। जो भी चीज़ें हैं, जैसे एक छोटा सा बिजनेस हो, 2-4 ट्रांजेक्शन हो, तो हम बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है जब बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। 2-3 ट्रांजेक्शन तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन 10-15 ट्रांजेक्शन हो गए, 20 ट्रांजेक्शन हो गए, 25 ट्रांजेक्शन हो गए, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम उसको याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी कि हम उसको रिकॉर्ड करें, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम किसी गलत व्यक्ति से गलत पेमेंट ले लेंगे या गलत व्यक्ति को गलत पेमेंट दे देंगे। राम से हमने 20,000 रुपये का सामान खरीदा, मोहन से 25,000 रुपये का सामान खरीदा। अब हमें राम को 20,000 देना, लेकिन गलती से हो सकता है हमने 25,000 राम को दे दी और मोहन को 20,000 दे दिए। तो ये सब चीज़ें हम बहुत टाइम तक याद नहीं रख सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं बिजनेस में उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखें। तो इसका एक ही फ़ायदा ये होता है कि आपकी मेमोरी जो होती है जब आप चाहें रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट इसके फ़ायदे हैं या एडवांटेज, नेक्स्ट एडवांटेज पे आ जाएँ तो एविडेंस इन कोर्ट।
अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आपने सामान बेचा 10,000 का, और वो पैसा वो बोल रहा था कि बाद में पेमेंट कर देंगे। अब उसने जब हम उससे पेमेंट लेने गए तो वो बोले मैंने तो 8,000 का ही खरीदा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि वो जो डिस्प्यूट होगा उसको कैसे हम जो है सुधारेंगे, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ एक ही चीज़ हमारे पास है कि हमने जो रिकॉर्ड रखा है वो हम कोर्ट ले जाएं, और उसको कोर्ट एविडेंस के रूप में मानती है, और कोर्ट हमारी बात मानेगी, और वो जो भी हम बोलेंगे उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो उसको सही मानेगी, और वो व्यक्ति को हमें उतना पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे 10,000 लेना है तो वो 10,000 देने के लिए फिर मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बुक बता रही है कि हमें आपसे 10,000 लेना है। तो एक ये एविडेंस हमें मिल जाता है कोर्ट में जाने के लिए। इसलिए ये सब चीज़ें हम यदि अच्छे से हिसाब करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो इसका एक फ़ायदा हमें ये मिल जाता है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि हमें टैक्स कैलकुलेशन करने की फैसिलिटी मिल जाती है। जो हमने इनकम कमाई है वो पूरी इनकम हमारे सामने है, तो हम बहुत इजीली टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमने पूरा हिसाब किताब सही नहीं रखा तो प्रॉब्लम होगी कि हमारी इनकम ही नहीं मालूम चलेगी, इनकम नहीं मालूम चलेगी तो टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो एक इसका नेक्स्ट फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें टैक्स का कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाएगा। फैसिलिटेट्स लोन, ये इसका एक और फ़ायदा है। जब आपने पूरा हिसाब किताब अच्छे से रखा, आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये आप बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका अकाउंट्स देखेगा, और बहुत इजी वे में आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो एक ये फ़ायदा होगा इसका। नेक्स्ट इसका फ़ायदा और सबसे मेन फ़ायदा होता है डिसीजन मेकिंग। अब आपने सब कुछ कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, अब आप या लॉस हो रहा है तो जो भी आप देखेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। यदि आपको लगता है कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो हम चाहेंगे कि और आगे प्रॉफिट अच्छा हो, उसके लिए हम कुछ नए डिसीजन लेंगे। या लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कम करने के लिए या उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ उसके नए डिसीजन लेने पड़ेंगे हमें, कि नहीं हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक डिसीजन मेकिंग जो होती है ये भी हम इन्हीं चीज़ों से ले सकते हैं। जो हमने हिसाब किताब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रखा है, तो उसके बाद हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए, फर्दर जो भी काम करना उसके लिए। तो जैसा हमारे लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कुछ इसकी कुछ टर्म्स भी नहीं है जो हमें समझना है कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमें बार बार यूज़ करना पड़ेंगी आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ जिसकी कुछ मेन टर्म्स हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम केवल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं उन टर्म्स को, असेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। अब तुम बोलोगे एसेट्स क्या होती है, क्योंकि ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं हम। तो असेट्स जो बिजनेस को कहीं ना कहीं बिजनेस चलाने के लिए बेनिफिट देती है, हेल्प करती है, वो सब असेट्स है। बिजनेस कोई भी दुकान आप देखते हो उसमें फर्नीचर के बगैर यदि हम सामान रख देंगे तो वो पता नहीं कैसे इधर उधर बिखरा हुआ मिलेगा। तो फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक असेट्स हुई, कहीं ना कहीं एक अरेंज करके हम सामान को रख सकते हैं। वैसे ही एक अच्छी बिल्डिंग हो तो उसमें हम अच्छे से दुकान लगा सकते हैं। कुछ यदि हमारी मान लीजिए कि कपड़े की दुकान है या बर्तन की दुकान है या और ऐसी दुकान है जिसमें कहीं ना कहीं किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मशीन भी बिजनेस की एक असेट्स है। तो ऐसी हर चीज़ जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है, मदद करती है, वो सब असेट्स है। अब बिजनेस में पैसा भी लगता है, तो वो जो कैश जो हमने बिजनेस में लगा रखा है वो भी एक असेट्स है बिजनेस की। इसी तरह से बैंक में अकाउंट खोल रखा है तो बैंक बैलेंस है, वो भी एसेट्स है। इस तरह से काफ़ी एसेट्स होती है। हमें किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ तो किसी से लेना है तो वो भी एसेट्स है। तो कुल मिलाकर के जो हमारी है या हमें किसी से लेना है वो सब हमारी एसेट्स है। चाहे वो आज हमारे पास है, किसी से लेना वो आज नहीं देगा, 10 दिन बाद दे देगा, 15 दिन बाद दे देगा, तो जब भी वो हमें देगा है तो हमारी असेट्स। तो कुल मिलाकर के असेट्स का मतलब ये है कि जो बिजनेस को चलाने में हमारी मदद करती है, ऐसी हर चीज़ हमारी असेट्स है जिसके बगैर हम बिजनेस नहीं चला सकते। अब उस असेट्स को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, एक थिंग्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम। अब इसकी हम बात करें थिंग्स की, तो थिंग्स क्या होती है, तो वो सब चीज़ें जो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर जो हम बिजनेस में देखते हैं, दुकान में पड़ा हुआ है, कैश बैलेंस जो हमारी कैश बॉक्स है जिसमें कितना पैसा रखा हुआ है, या बैंक बैलेंस हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। तो इस तरह की जितनी भी एसेट्स है वो हमारी थिंग्स में आ जाएंगी। तो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश बैलेंस जो कैश बॉक्स में, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, इस तरह की सब चीज़ों को हम यहाँ पे असेट्स थिंग्स में ले लेंगे।
और अब हम बात करें तो असेट्स में भी दो तरह की असेट्स होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। अब जैसे मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुई, तो ये तो हम देख सकते हैं टेंजिबल असेट्स है। लेकिन कुछ असेट्स ऐसी भी होती है जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है लेकिन दिखती नहीं है, इनटेंजिबल बोलते हैं उसको। अब इनटेंजिबल असेट्स बोले तो क्या, तो बिजनेस का गुड नेम, जैसे क्या होता है, कभी कितनी बार होता है कि हमें आपसे कुछ सामान खरीदने के लिए कोई बोलता है और बोलता है उस पार्टिकुलर दुकान से ही लेके आना, तो एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है कि इसी दुकान से लेकर आना, तो वो उस दुकान का जो नाम है, जो उसकी गुडविल है, ये भी एक उसकी असेट्स होती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना, उसके जो पेटेंट हैं, उसके जो कॉपीराइट्स हैं, ये भी उसकी असेट्स है। उस पेटेंट से, उस नाम से, उस जो है उसका पेटेंट है, जो उसने एक अपना मोनो बना रखा है, उसको देख कर के हम चीज़ खरीदते हैं। जैसे जियो का एक पेटेंट होता है, या बजाज का एक पेटेंट होता है, वो एक अपना एक मोनो लेके चलते हैं, तो वो चीज़ देख करके हम इजीली उस चीज़ को खरीद लेते हैं। उस चित्र को देख करके, उस साइन को देख करके, उस पेटेंट को देख करके, उस लोगो को देख करके हम चीज़ खरीद लेते हैं, नहीं ये एक अच्छी कंपनी की चीज़ है। तो ये एक जो होती है कहीं ना कहीं ये भी बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है। उस पेटेंट को देख करके, उस लोगो को देख के लोग चीज़ें खरीदने लगते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है। तो ये भी एसेट्स है, लेकिन ये इनटेंजिबल है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे बिल्डिंग, तो हमारे दिमाग में बिल्डिंग का एक चित्र आ जाता है, फर्नीचर का एक चित्र आ जाता है, लेकिन इनका चित्र एकदम दिमाग में नहीं आता है कि ये पेटेंट क्या होता है, या गुड नेम क्या होता है, गुडविल क्या होती है। तो होती तो ये भी एसेट्स है। तो दो तरह के एसेट्स, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। उसके बाद आगे चले हम तो डेटर्स अब ये भी एक नया शब्द है हमारे लिए कि डेटर्स क्या होते हैं। तो डेटर्स वो होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं, यानी कि क्रेडिट सेल्स करते हैं। तो जब भी हम किसी को उधार माल बेचेंगे, क्रेडिट सेल करेंगे, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा, और वो भी कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फ्यूचर में मतलब आज सामान खरीद के ले गया, 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद पेमेंट तो करेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक हमारी एसेट्स है जो हमें आज नहीं तो कल बेनिफिट देने वाली है। अब मान लीजिए कि हमने किसी को 10,000 रुपये का सामान उधार बेचा, तो वो 10,000 रुपये का हमारा डेटर्स बन गया। अब उसने मान लीजिए कि उसमें से 4,000 रुपये हमको दे दिए 4-5 दिन बाद, तो अब भी वो डेटर्स है हमारा कितने रुपए का, 6,000 का। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो पूरा पेमेंट नहीं करेगा। तो ये हमारी एक असेट्स हो गई, आज नहीं तो कल हमें मिल नहीं है पैसा। इसके बाद अगली स्टेप पे आ जाए या अगली असेट्स पे आ जाए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम किसी को काम करने से पहले दे देते हैं। जैसे आप मोबाइल में प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो, मान लीजिए कि आपने आज रिचार्ज किया 1 महीने का, तो 1 महीने तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो वैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, हमने किसी को 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, 2 महीने तक हम उससे काम लेंगे। या हमने और रेंट दे दिया किसी को 4 महीने का एडवांस में, तो 4 महीने तक हम उस बिल्डिंग का यूज़ करेंगे। तो ऐसी हर चीज़ जो हमें आगे बेनिफिट देने वाली है, जिसका फ़ायदा हमें आगे मिलने वाला है, वो सब हमारी एसेट्स है। और अक्रूड इनकम पे आ जाएं तो ऐसी इनकम जो हमने कमा चुके हैं, जिसके लिए हम काम कर लिया है, इनकम अर्न कर ली है लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो वो इनकम भी, जैसे हमने किसी का काम कर लिया, उससे कमीशन लेना हमें 2,000 रुपये, और वो बोल रहा है कि मैं आपको 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद दे दूंगा, तो देगा, वो चीज़ मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो ऐसी हर चीज़ जो एट प्रेजेंट आपको बेनिफिट दे रही है, या आज नहीं तो कल, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलने वाला है, वो सब आपकी एसेट्स है। तो एसेट्स को हम 3 पार्ट में बांट दिया हमने, थिंग्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, टेंजिबल एसेट्स, गुडविल वगैरह, पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, डेटर्स जिसको उधार माल बेचा है, कहीं ना कहीं पैसा दे गई वो हमको, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले से पेमेंट कर दिए, 2 महीने की सैलरी दे दी, 2 महीने का काम लेंगे हम उस व्यक्ति से, अक्रूड इनकम कमा ली है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तो ये सब जो हमें आज नहीं तो कल मिलने वाली है, वो सब हमारी एसेट्स है। इसी तरह से अब हम आ जाए नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ पर। अब जस्ट अपोजिट लाइबिलिटीज़ का, जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है वो सब एसेट्स, लेकिन हमें जो आज नहीं तो कल जिसका पेमेंट करना है, वो सब हमारी लाइबिलिटीज़ है, जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, जिसका बेनिफिट किसी और को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है, हमारी एक लाइबिलिटीज़ है, एक ड्यूटी है कि हम उसको पूरा करें। अब उसमें क्या है, जैसे हमने किसी से लोन ले लिया,
लोन जरूरी नहीं कि हम बैंक से लें, बैंक से भी ले सकते हैं, मित्र से भी ले सकते हैं, दोस्त से भी ले सकते हैं। तो किसी से भी हमने लोन लिया तो उसको वापस करना है, महीने भर बाद, 6 महीने, साल, 2 साल बाद आपको लोन वापस करना पड़ेगा। ये आपकी लाइबिलिटीज़ है। इसी तरह से क्रेडिटर्स डेटर्स का जस्ट उल्टा होता है। क्रेडिटर्स डेटर्स का जस्ट उल्टा होता है, जिसमें हम क्रेडिट में गुड्स को खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, परचेसेस बोलेंगे इसको, क्रेडिट परचेज। तो जब हम जैसे क्रेडिट में सेल करते हैं, उधार में बेचते हैं, वैसे उधार में खरीद के भी लाएंगे। तो खरीद के लाएंगे तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट हो सकता है 10 दिन बाद करना पड़े, 1 महीने बाद पेमेंट करना पड़े, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ है। लोन लिया है तो वापस करना पड़ेगा, माल खरीदा है तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इससे हमने 7,000 रुपये का उधार माल खरीदा, क्रेडिट परचेस किया, तो ये हमारा क्रेडिटर बन गया। किसी भी व्यक्ति से, मान लीजिए कि मोहन से ही हमने 7,000 रुपये का माल खरीदा, राम से हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो ये सब हमारे क्रेडिटर हैं। मतलब टोटल क्रेडिटर कितने हो गए, 17,000 रुपये के। अब इसमें से हमने मान लीजिए राम को 5,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो अभी भी हमारे क्रेडिटर हैं 12,000 के। जब तक कि हम पूरा पेमेंट नहीं करेंगे ये हमारे क्रेडिटर बने रहेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी लाइबिलिटीज़ है, हमारे ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें इन फ्यूचर पूरा करना है। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ हुई। इसके बाद आगे चले हम तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वो एक्सपेंसेस जो हम काम करने के बाद भी अभी नहीं दे पाए हैं या जिनका पेमेंट हमने नहीं किया है। जैसे हमने किसी वर्कर से 2 महीने काम करवा लिया लेकिन 2 महीने की सैलरी नहीं दी, या 2 महीने हमने बिल्डिंग का यूज़ कर लिया, उसका किराया नहीं दिया। तो ये जो भी चीज़ें जो हमें काम तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट करना है, वो सब हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारी कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज़ होती है जो आज नहीं तो कल हमें देनी है, पूरा करना है। इसी तरह से एक चीज़ इसमें होती है एडवांस इनकम। अब हमने किसी को काम करना है किसी का, लेकिन और उसने हमें पेमेंट कर दिया, 5,000 का कमीशन दे दिया कि ये काम करना है। अब हमने उसको कमीशन तो ले लिया लेकिन अब काम करना, अभी काम नहीं किया, अब हमें काम करना है। अब हमने बोला 10 दिन बाद करेंगे या 1 महीने बाद कर देंगे, तो वो हमारी जो एडवांस इनकम है वो भी हमारे लिए एक लाइबिलिटीज़ बन गई, क्योंकि अब हमें उस व्यक्ति का काम करना है, उससे पैसा तो ले लिया हमने, कमीशन ले लिया, लेकिन अब उसको काम करके देना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी लाइबिलिटीज़ है जो इन फ्यूचर हमें पूरी करना पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए कि लोन जो हमने बैंक से लिया या किसी दोस्त से या मित्र से या रिश्तेदार से लिया, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। क्रेडिटर जिससे हमने क्रेडिट में परचेज़ किया, जिसका आज नहीं तो कल हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी वर्कर से काम ले लिया, आप उसको सैलरी वगैरह का पेमेंट करना है, या कोई एडवांस इनकम, किसी से इनकम ले ली, कमीशन ले लिया, लेकिन उसका काम अभी करना बाकी है। तो इस तरह की ये सब चीज़ें हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। इसी के साथ एक चीज़ और हम जोड़ दें तो कैपिटल, जैसे कि हमने अकाउंट्स में जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये एक इक्वेशन होती है, जैसे मैथ्स में इक्वेशन होती है वैसे भी एक ये इक्वेशन चलती है, ये हमेशा बराबर चलती है। जितना पोर्शन ये होता है उतना ही पोर्शन ये होता है। तो हमें ये टर्म्स याद रखना है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। जैसे मैथ्स की इक्वेशन होती है वैसे ये इक्वेशन भी हमेशा बराबर चलती रहती है। अब इसमें एक लाइबिलिटीज़ के साथ एक चीज़ हम और ऐड कर रहे हैं, कैपिटल। अब जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, वर्मा जी उसका नाम दे देते हम, उसने बिजनेस शुरू किया। अब उसका जो बिजनेस शुरू किया, उसने एक दुकान डाली, उसने एक बुक स्टोर की दुकान डाली, एक किताब की दुकान डाली, उसमें वो स्टेशनरी वगैरह ये सब चीज़ें भी बेचता करता है। अब उसने जो बिजनेसमैन ने इसमें मान लीजिए कि 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए लगाए, तो ये जो बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो ये चीज़ ही बिजनेस के लिए कैपिटल होती है। और ध्यान रखिए जब हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग रख के बात करना है। जो आप अकाउंट्स बना रहे हो वो बिजनेस के लिए बना रहे हो, यहाँ ध्यान रखना, आप बिजनेसमैन के लिए नहीं बना रहे हो। तो ये जो पैसा है जो 5 लाख रुपया बिजनेसमैन ने लगाया है, ये बिजनेस का पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है, बिजनेसमैन का पैसा है। तो ये बिजनेस के लिए ये भी एक लाइबिलिटी हो गई, तो हम इसको भी लाइबिलिटीज़ में ही साथ में ही रखते हैं, लाइबिलिटीज़ के साथ रखते हैं। ये बिजनेस का पैसा नहीं है, ये बिजनेसमैन का पैसा है। जब हम अकाउंट्स रखेंगे तो हम बिजनेस के लिए रख रहे हैं, तो बिजनेस के हिसाब से ये लाइबिलिटीज़ हो गई। और हमेशा ध्यान रखना कि यदि ये बाद में जो भी और भी पैसा लगाता जाता है, मान लीजिए 5 लाख के बाद 2 लाख और लगा दिए,
को लगा दिए, तो ये उसकी कैपिटल बनती जाएगी जो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ होती जाएगी। तो ये कैपिटल भी बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो बिजनेस का पैसा नहीं है, वो बिजनेसमैन का पैसा है, तो उसको आप लाइबिलिटीज़ के साथ दिखाएंगे। तो इस तरह से हमेशा ये असेट्स आपकी जो है वो इसके बराबर रहेगी, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर। ये इक्वेशन हमेशा बराबर चलती है। कुछ टर्म्स और समझ लेते हैं हम इसमें। एक टर्म्स इसमें ये भी बहुत यूज़ होती है सवाल करते समय, प्रैक्टिकल करते समय, ड्राइंग्स। अब एक नई शब्द है ड्राइंग्स। जनरली ड्राइंग्स आपने पढ़ा होगा पहले, शुरू से छोटी क्लास में से ड्राइंग्स शब्द एक सुन रहे हो, तो उसमें हमारे जो दिमाग में एक चीज़ आती है कि कोई चित्र बनाना। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स का एक बिल्कुल ही स्पेसिफिक मीनिंग है, बिल्कुल अलग मीनिंग है। जैसे ये जो हमने देखा था कि वर्मा जी ने एक दुकान डाली, बुक स्टोर की दुकान है उनकी, स्टेशनरी की दुकान है। अब ये दुकान इनने डाली, अब मान लीजिए इनके घर में किसी बच्चे को बुक की ज़रूरत है, तो वो दूसरी दुकान से थोड़ा ना खरीदेगा, वो तो अपनी दुकान से ही बुक लेगा। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी दुकान से बुक ले लेगा। या हो सकता उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, कैश की ज़रूरत पड़ी, तो वो भी अपनी दुकान से ले सकता है जब उसको ज़रूरत हो। जब उसने पैसा लगाया तो उसकी कैपिटल बन गई। यदि उसको बुक्स की ज़रूरत है, उसने बुक्स निकाली अपने घर में किसी बच्चे को पढ़ने के लिए, या उसको रुपए की ज़रूरत है तो कैश निकाल लिया, या स्टेशनरी की दुकान है स्टेशनरी निकाल ली, पेन पेंसिल की ज़रूरत है वो निकाल ली। तो इस तरह से वर्मा जी जिसका बिजनेस है उसकी बात कर रहे हैं हम, बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। वो यदि अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए अपनी ही दुकान से कुछ सामान लेता है, कुछ बुक्स लेता है, कुछ नगद पैसा ले लेता है, कैश ले लेता है, स्टेशनरी ले लेता है, तो ये जो है इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं ड्राइंग्स। ध्यान रखिए, बहुत बार यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कैपिटल के बाद सबसे ज़्यादा वर्ड को यूज़ होता है तो ड्राइंग्स होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखना है कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब आप अपनी दुकान से कुछ सामान लेते हैं तो वो ड्राइंग्स है, वो ड्राइंग्स नहीं जो चित्र बनाने वाली ड्राइंग्स होती है। यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब कुछ अलग ही हो जाता है। और ये जब आपने पैसा लगाया था तो वो आपकी कैपिटल थी, और जब आपने दुकान से निकाल लिया तो वो आपकी क्या बन गई, ड्राइंग। और ड्राइंग आपकी कैपिटल को रिड्यूस करेगी, क्योंकि ये उसका अपोजिट चल रही है, लगाना और निकालना। तो लगाना कैपिटल और निकालना ड्राइंग, तो ड्राइंग आपकी कैपिटल को कम कर देगी। जब भी ड्राइंग होगा लास्ट में जा कर के वो आपकी कैपिटल को कम कर देगी। एक इसके बाद एक टर्म और हम लेते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, गुड्स। अब एक गुड्स के लिए ध्यान रखिए, आपने गुड तो समझा होगा, काफ़ी बार पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे गुड का मतलब अलग होता है, और गुड्स जब इसमें हो जाता है तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पे गुड्स से मतलब होता है जो सामान हम दुकान में बेचने के लिए रखते हैं वो हमारा गुड्स होता है। तो हमारी दुकान किसकी है, बुक स्टोर है। तो जो दुकान में बुक्स रखी हुई हैं, दुकान में जो स्टेशनरी रखी हुई है, वो हमारे लिए गुड्स है। तो गुड्स का एक सीधा सा मीनिंग ये होता है कि जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो, यदि आप बुक स्टोर है आपका, तो बुक वगैरह जो दुकान में बेचने के लिए रखी हुई ये गुड्स है। यदि आपका और कोई बिजनेस हो, मान लो फर्नीचर का बिजनेस है, तो जो भी दुकान में फर्नीचर बेचने के लिए रखा है वो गुड्स है। यदि कपड़े की दुकान है तो जो दुकान में कपड़े बेचने के लिए रखे हैं वो गुड्स है। यदि आपकी मिठाई की दुकान है तो जो दुकान में मिठाई रखी हुई है जो बेचने के लिए रखी है वो गुड्स है। ध्यान रखिए, यहाँ पे गुड्स से मतलब वो चीज़ होती है जो दुकान में बेचने के लिए रखी हुई है। ध्यान रखना है ना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, दुकान में यूज़ नहीं करना, उसको बेचना है। तो ऐसी हर चीज़ जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं या बेचने के लिए बनाते हैं वो गुड्स होती है। जिसका हम बिजनेस करते हैं वो चीज़ जो हम इसलिए खरीद रहे हैं कि हम उसको बेचेंगे। तो द थिंग्स इन विच वी डील, जिसमें हम डील करते हैं, जिसको खरीदना बेचना करते हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, बार बार बुक खरीद रहे हैं, बार बार बुक बेच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे लिए गुड्स हो जाएंगी जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे हमारा बुक स्टोर है, वर्मा जी की बुक की दुकान है, अब वर्मा जी कुछ बुक बेचने से पहले ख़रीद के भी लाएंगे, तो जब वो बुक्स को ख़रीदेंगे तो हम उसको बोलेंगे परचेसेस। जब बेचेंगे तो उसको बोलेंगे हम सेल्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो वर्मा जी ने जो है बुक की दुकान खोली है, अब इन्होंने बुक खरीदी तो उसको तो हम बोलेंगे परचेस। अब मान लीजिए इनने अपनी दुकान के लिए एक फर्नीचर खरीदा,
दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा, तो दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा तो इनकी दुकान तो बुक की है, तो फर्नीचर क्या बेचने के लिए खरीदा? नहीं, फर्नीचर तो दुकान में लगाएंगे ताकि बुक अच्छे से जमा के रख सकें, ताकि इजीली हमें एक एक बुक मिल जाए, जब हम कोई कस्टमर आए तो उसको हम जल्दी से ढूंढ के दे दें बुक। तो ये जो फर्नीचर है ये बेचने के लिए नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जब आप बुक की दुकान की बात कर रहे हो और बुक खरीदते हो तो वो बेचने के लिए खरीद रहे हो, इसलिए इसको परचेज बोलेंगे। लेकिन फर्नीचर जो है हम बेचने के लिए नहीं खरीदना है, तो दुकान में लगाने के लिए खरीदना है। तो इसको जब हम खरीदेंगे तो इसको हम परचेस नहीं बोलेंगे, इसको हम फर्नीचर ही बोलेंगे। पुराना हो जाने पर जब हम इसको बेचेंगे तो इसको हम सेल नहीं बोलेंगे, फर्नीचर के नाम से सेल करेंगे। तो ध्यान रखना, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, बुक का बिजनेस है, बुक को खरीदोगे तो ही परचेस बोलोगे, लेकिन फर्नीचर खरीदोगे तो आप उसको परचेस नहीं बोलोगे। या पुराना फर्नीचर हो जाने पर बेचोगे तो उसको सेल्स नहीं बोलोगे, उसको फर्नीचर के नाम से लिखोगे। परचेस और सेल केवल किसके लिए यूज़ करना है? गुड्स के लिए, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो बस उसके लिए ही हम परचेस और सेल वर्ड का यूज़, सेल्स वर्ड का यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ों के लिए नाम लिखेंगे। मशीन खरीदी, मशीन लिखेंगे। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर लिखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और गुड्स में हम आती है स्टॉक। अब जैसे हमने कुछ चीज़ें खरीद, कुछ बुक्स खरीदी, मान लीजिए 10 बुक्स खरीदी, 10 बुक्स में से 7 बेच दी, तो 3 अभी भी बची है हमारे पास। तो वो जो 3 बुक बची हुई है वो क्या हुआ? हमारा स्टॉक हो गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। गुड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, एक बहुत अच्छी टर्म होती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और जो चीज़ फिर मैं बता दूं आपको, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो केवल उसी के लिए, यदि आपकी बुक की दुकान है तो उसी के लिए यूज़ करना है। कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आपके लिए गुड्स हो जाएगा, फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम एक टॉपिक इसमें ले रहे हैं, एजम्पशंस, कंसेप्ट्स। तो जिस तरह से हम कोई भी चीज़ मैथ्स में सवाल करते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। किसी की वैल्यू x ले लेते हैं, किसी की वैल्यू y ले लेते हैं, फादर की एज x ले ली, सन की एज y ले ली। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी कुछ एजम्पशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं। तो वो देखिए कि उसमें क्या एजम्पशंस होते हैं। एक सबसे पहला इसका एजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो बिजनेस हमने शुरू किया है वो इनडेफिनेट पीरियड चलेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल में बंद कर देंगे या 2 साल में बंद कर देंगे या 3 साल बाद बंद कर देंगे या 10 साल बाद बंद कर देंगे। तो वो जो हमारा बिजनेस है एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा। इनडेफिनेट पीरियड मतलब लगातार कंटिन्यू 5 साल, 10 साल, 50 साल, ऐसी उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ हम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में बंद कर देंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो होता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो होता है वो आपको कंटिन्यू बिजनेस करने की बात करता है। मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो लगातार करते रहोगे, बीच में उसको ब्रेक नहीं दोगे। इसीलिए हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें अच्छा खासा फर्नीचर लगा देते हैं, मशीनें लगा देते हैं, अच्छी खासी फिक्स असेट्स लगा देते हैं, ये मान करके कि हम बिजनेस बहुत लंबे समय तक रन करेंगे। तो यह एक इसका एजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न। अब दूसरी चीज़ हम इसमें आ जाए, सेकंड इसका जो एजम्पशन होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन में ये होता है कि हम किसी एक चीज़ को जब एडॉप्ट कर लेते हैं, एक मेथड को जब एडॉप्ट कर लेते हैं, एक रूल को जब एडॉप्ट कर लेते हैं तो हम उस मेथड को ही लेके चलते हैं, बार बार उस मेथड में चेंज नहीं करते। अब आप बोलोगे मेथड क्या होती है, तो जब हम आगे भी पढ़ेंगे, जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा मेथड को हम यूज़ करके कर सकते हैं। तो आपने जो मेथड एक बार यूज़ कर ली, आप उसको कंटिन्यू उसी मेथड को चलाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। तो वो होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जिसमें हम बार बार रूल बदलेंगे नहीं, मेथड बदलेंगे नहीं। नेक्स्ट एजम्पशन है अक्रूवल एजम्पशन। अब अक्रूवल एजम्पशन क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए 1 जनवरी को मोहन नाम के एक व्यक्ति को 10,000 रुपये का सामान बेचा। अब ये मोहन बोल रहा है कि मैं आपको पेमेंट जो है वो 15 जनवरी को करूँगा। तो अब हम उसको रिकॉर्ड करें कि नहीं करें, जिस दिन पेमेंट मिलेगा उस दिन करें क्या? तो नहीं, अक्रूवल एजम्पशन बोलता है कि जिस दिन आपने मोहन को सामान बेचा है
आप उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको ही उसी दिन हम उसको अक्रूड मान लेंगे, उसी दिन अपना ट्रांजेक्शन मान लेंगे कि हमने उसी दिन भेज दिया, ना कि उस दिन जिस दिन सेटलमेंट होगा कि 15 जनवरी को जब वो पेमेंट करने आएगा तब हम उसकी एंट्री बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये 3 एजम्पशन रहेंगे। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, लगातार बिजनेस करना है, कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी, मेथड बार बार नहीं बदलना है, अक्रूवल, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो गया है उसी दिन रिकॉर्ड कर लेना है, उसको हमें सेटलमेंट तक इंतज़ार नहीं करना है। तो ये 3 एजम्पशन याद रख लेंगे। तो नेक्स्ट हम एक टॉपिक ले रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अब 8-9 सिद्धांत होते हैं, लेकिन हम उसमें से 1-2 मेन जो ज़्यादा यूज़ में होते हैं या जल्दी हमको समझ में आ सकते हैं, हम वो चीज़ों को पहले क्लियर कर लें। तो इसका पहला जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इसका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जैसे हमने अभी पढ़ा गोइंग कंसर्न एजम्पशन, जिसमें हमने ये देखा कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब बहुत लंबे समय तक चलेगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हम 10, 20 साल, 25 साल तक क्या इस इंतज़ार में रुके रहेंगे कि हमें 25 साल बाद प्रॉफिट निकालना है। हमें तो उत्सुकता रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मालूम चले। जिस तरह से हम कोई एग्ज़ाम देते हैं या कोई क्लास पढ़ते हैं तो उसमें 10th के बाद जब 11 में जाते हैं तो हमें 10th का रिज़ल्ट की उत्सुकता होती है कि 10th का रिज़ल्ट क्या आया, तब हम 11 में जाएंगे। 11 से 12th में जाना हो तो हमें 11 का रिज़ल्ट चाहिए। वैसे बिजनेस में भी होता है कि एक टाइम बाद हमें अपना रिज़ल्ट मालूम करना पड़ता है, तब हम आगे जा पाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें ये करना है कि हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि आप अपने अकाउंट्स को पीरियड में बांट दो, अलग अलग पीरियड में। और वो जनरली पीरियड जो होता है वो 12 महीने का होता है, 12 मंथ्स का होता है, 1 साल का होता है। यानी कि 1 साल में आपको अपना अकाउंट्स क्लोज करके रिजल्ट फाइंड करना है। तो ऐसे हम जो लंबे समय तक बिजनेस करेंगे गोइंग कंसर्न एजम्पशन के हिसाब से, लेकिन हम उसको पीरियड में बदल लेंगे। एक फर्स्ट साल ख़त्म हो गया, सेकंड साल ख़त्म हो गया, फिर थर्ड साल पे आ गए। एक एक साल में हम अपना रिजल्ट निकालते जाएंगे कि हमें उस साल क्या प्रॉफिट हुआ या उस साल क्या लॉस हुआ, तब हम आगे बढ़ेंगे और नया डिसीजन लेना है कुछ तो हम ले पाएंगे। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि आप अपने अकाउंट्स को एक पीरियड में बांट दो, और वो पीरियड क्या होता है, 12 महीने। 12 महीने के पीरियड में आप चलते जाओ। दूसरा इसमें होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये होता है कि जो बिजनेसमैन होता है, जैसे ये हमने माना था कि वर्मा जी एक बिजनेसमैन है और ये उनका बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है, किस चीज़ की दुकान है, तो बुक स्टोर की दुकान है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेसमैन को बिजनेस से अलग रखो। मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन लिख रहे हो वो दुकान के, जब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आप दुकान की बात करोगे, घर वाले ट्रांजैक्शन उसमें नहीं लिखोगे। ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता है। यदि आपने फर्नीचर खरीदा, दुकान में फर्नीचर खरीदा तो आप उसकी एंट्री बनाओ, लेकिन घर में यदि फर्नीचर लगा रहे हो या खरीद रहे हो घर के लिए तो उसकी एंट्री नहीं बनाओ। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये होता है कि बिजनेसमैन को बिजनेस से अलग रखता है। जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो आप अकाउंट्स बना रहे हो, वो हमेशा ध्यान रखना वो आप बिजनेस के लिए बना रहे हो, बिजनेसमैन के लिए नहीं बना रहे हो। इसीलिए जो बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है हम वो बिजनेस का नहीं मानते, वो तो इसका पैसा, इसलिए हम उसको लाइबिलिटीज में काउंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें जो भी रिकॉर्ड करना वो दुकान के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, ना कि बिजनेसमैन के हिसाब से रिकॉर्ड करना। तो ये आप ध्यान रख लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो जाएगी।